सवाल आप ही से है। बाटला हाउस एनकाउंटर जो 2008 में हुआ, उसको 2022 के चुनाव में गुजरात में गिनाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस कह रही है आप ये ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात हो, आतंकवाद के खात्मे की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसकी एक वजह है, आपने कहा ये ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण तो अंजना जी ये होता है जब कांग्रेस के एमएलए हैं इंद्रजीत परमार, और मैं उनका वक्तव्य शब्दशाह पढ़ देता हूं। वो कहते हैं मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो, मुसलमानों को संबोधित करते हुए। दवाखाना अगर आएगा तो हिंदू इलाके में गया तो बेकार है, मुसलमानों के इलाके में आएगा। चंदन ठाकुर एक और एमएलए हैं जो कहते हैं देश को केवल मुसलमान आगे बढ़ा रहे हैं, बचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। और आज प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया? प्रधानमंत्री जी ने ये बताया किस तरह से वो सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। सरदार क्यों कहता हूं? सरदार का अर्थ हुआ, भाव हुआ कि जो पिता तुल्य हो, जो अपने परिवार की चिंता करे। क्या ये बात सच नहीं है कि चाहे वो भुज में आई हुई विपत्ति हो या मोरबी में भी हमने देखा किस तरह से जो पीड़ित परिवार थे उनका दर्द बांटने पिता तुल्य सरदार जाते हैं और उनका दर्द बांटते हैं। और असरदार इसलिए कहता हूं कि गुजरात में भी और पूरे भारत को किस तरह से कोविड का वैक्सीन दिया, जिसको ये नकली बताते थे। पीएफआई पर बैन लगाने की अगर किसी में हिम्मत थी, अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना था, तो वो केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी जी में था। दूसरी तरफ क्या ये सत्य नहीं है कि शहादत दी पुलिसकर्मी ने, लेकिन उनके लिए सोनिया गांधी की आंखें नम नहीं हुई। सलमान खुर्शीद जो कि उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बताया कि आतंकी मारे गए और क्योंकि वो मुसलमान थे तो सोनिया गांधी जी रोई, बहुत उनको दर्द हुआ कि ये आतंकी क्योंकि मुसलमान थे, इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि ये मारे गए। अंजना जी, मैं समझता हूं ये तो बार बार याद दिलाना चाहिए कि किस तरह से एक पार्टी अपनी जान दे सकती है देश के लिए, दूसरी पार्टी अगर आतंकी की जान चली जाती है तो कहती है मेरी जान चली गई, मुझे दर्द हो रहा है। ये फर्क है दोनों पार्टियों में जो उजागर किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए जवाब दीजिए चरण सिंह सापरा साहब, और साथ ही ये भी बताइएगा, सूरत के अलग अलग जगहों पर मैं भी गई, अन्य जगह गुजरात में सौराष्ट्र के कई इलाकों में गई। जो युवा पीढ़ी है उसने यहाँ पर कर्फ्यू नहीं देखा है। गुजरात में जो युवा पीढ़ी है वो मानती है कि दंगा नहीं हो रहा है 27 साल के शासन में। जो युवा पीढ़ी है वो इस आतंकवाद के मुद्दे पर या राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को सही मानती है। इस पर आपका क्या जवाब है? ये उनका यूएसपी फैक्टर है, उनको पता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, आतंकवाद के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमको वोट मिलेंगे, और ये वही वक्त है जब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इस पर आपका जवाब चरण जी? देखिए अंजना जी, गुजरात का युवा जो है वो सारे देश की परिस्थिति को जानता है। वो ये भी जानता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये मात्र एक चुनावी तीर है जो शायद सही जगह पर नहीं जाकर के लगा, क्योंकि जब वो आतंकवाद की बात करते हैं तो अगर वो कांग्रेस के ऊपर उंगली दिखाने का काम करना चाहते हैं तो देश को ये भी याद है, देश की युवा पीढ़ी को ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के दो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये इनकी शहादत आतंकवाद से लड़ते लड़ते हुई है। हमारे एक मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के हमारे 12 से 15 नेता नक्सलाइट से लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद से लड़ने का हमारा इतिहास है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई और ये शहीदों में नाम अपना दर्ज कराना चाहते हैं। फिर जब आप पुलवामा की बात करते हैं तो मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि पुलवामा में क्या कमजोरी थी कि हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हुए? इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती है? उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा था कि ये मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या अमित शाह ने किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों था?
फिर ये देविंदर सिंह जो डीवाईएसपी पकड़े गए हैं, जिसका पुलवामा से रिश्ता नाता जुड़ा था, वो देविंदर सिंह की तहकीकात जो है वो ठंडे बस्ते में कैसे चले गई। तारिक अहमद मीर जो देविंदर सिंह के साथ में पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी का 2014 का असेंबली का उम्मीदवार था। उस व्यक्ति का लिंक जो है वो मुजाहिदीन के साथ है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में, जो आज एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का और हिजबुल मुजाहिदीन का क्या लिंक है। फिर इसके बाद मैं ये तस्वीर दिखाता हूं तालिब हुसैन की। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में इनकी तस्वीर है। ये तालिब हुसैन वही है जो एलईटी के लिए लॉजिस्टिक अरेंज करते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते थे और इनको एटीएस ने पकड़ा है। इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ में और नरेंद्र मोदी जी के साथ में, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता के साथ में क्या रिश्ते हैं, ये तमाम सारी बातों का भी उत्तर इनको देना पड़ेगा। जो इनके काउंसलर वार्ड क्रमांक 33 से लड़े श्रीनगर से, फारूक खान, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो थे ही थे, लेकिन उनका लिंक भी जो है वो अजहर मसूद के साथ में था। फिर अजहर मसूद को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जसवंत सिंह और आज के जो एनएसए हैं दोवल साहब, ये कंधार तक छोड़ने गए थे। इतने बड़े आतंकवादियों को बीजेपी के आला नेता कंधार तक छोड़ने जाते हैं। जब इनकी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ में चल रही थी, तब 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस हुए। मेजर आदित्य कुमार के ऊपर एफआईआर हुआ, उसका उत्तर भी इनको देना चाहिए। एक तरफा युद्ध विराम इन्होंने किया, कभी भी एक तरफा युद्ध विराम नहीं होता है, और वो एक तरफा युद्ध विराम भारत की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच हुआ, ये बीजेपी की सरकार ने किया। तो इसका उत्तर भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए।